हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन समझेंगे जो कि यूपी एएसआई क्लर्क की एग्ज़ाम में आया था, जो एग्ज़ाम 22 दिसंबर 2018 में हुआ था। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से आप ट्रिपल सी और ओ लेवल से रिलेटेड जितने एग्ज़ाम आते हैं, मतलब आपका कोई भी पेपर हो जिसमें इसके लेवल के क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए हेल्पफुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, IMAP is a standard email protocol that stores email messages on a mail server and allows the end user to view and manipulate the messages. IMAP stands for। तो कुल मिला के ये IMAP जो प्रोटोकॉल है उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं IMAP होता क्या है। तो IMAP एक प्रोटोकॉल है जिससे कि आप जो मेल सर्वर पे आपका मेल स्टोर है उसे आप देख सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इस IMAP के ज़रिए ही आप वो कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मेल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ये होता है प्रोटोकॉल इसका। अब IMAP के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें POP3 के बारे में भी जानना चाहिए। POP3 जो है ये वो प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल जीमेल करता है मेल को सेंड या रिसीव करने में। POP का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल का एडवांटेज ये है कि ये स्लो कनेक्शन पे भी अच्छा काम करता है। वैरस IMAP का अगर कोई एडवांटेज पूछे तो उसका ये एडवांटेज है कि वो मल्टीपल डिवाइस से एक्सेस करने में बहुत हेल्पफुल होता है। वैरस POP को यूजुअली सिंगल डिवाइस पे से एक्सेस करना बेहतर माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का एक ड्रॉबैक क्या है? तो फ्लो चार्ट सबसे पहले हमें समझना होगा कि होता क्या है। कोई भी हम प्रोग्राम बनाते हैं उससे पहले हम उसका एक फ़्लो चार्ट बनाते हैं। फ़्लो चार्ट से हमें समझ में आता है कि हमें अपने प्रोग्राम को कैसे कैसे ले जाना है। तो फ़्लो चार्ट को बनाने के भी कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे कि ये होता है हमारा स्टार्ट एंड स्टॉप ब्लॉक। इसके बाद अगला ब्लॉक होता है हमारा ये जिसमें जो कि इनपुट और आउटपुट ब्लॉक होता है। इसके बाद अगला ब्लॉक जो होता है वो होता है प्रोसेस ब्लॉक। एक ब्लॉक और होता है जिसे कि हम डिसीजन ब्लॉक कहते हैं। और उसके बाद हमारा प्रोग्राम जनरली रिज़ल्ट प्रिंट करके एंड हो जाता है। तो ये होता है फ्लो चार्ट। अब ऑप्शंस देखते हैं। फ्लो चार्ट के ड्रॉबैक्स हमें बताना है। ईजी कॉम्प्रहेंशन ड्यू टू द यूज़ ऑफ लूप्स। अब लूप्स भी हमें समझना चाहिए क्या होता है। तो लूप्स 3 तरह के होते हैं। एक होता है फॉर लूप, एक होता है वाइल लूप और एक होता है डू वाइल लूप। तो लूप्स का इस्तेमाल करके हम प्रोग्राम को जनरली हम छोटा बना लेते हैं और फ्लो चार्ट से हम ये समझ पाते हैं कि लूप का इस्तेमाल हो रहा है और इससे प्रोग्राम को और ज़्यादा बड़ा नहीं करना पड़ रहा है। इसी तरह से फ्लो चार्ट भी हमारा छोटा होता है। तो ये एक एडवांटेज है फ्लो चार्ट का। अगले सेक्शन पे जाएँ तो ये है परसेप्शन ऑफ सोल्यूशन इज सिंपल। मतलब सोल्यूशन को देख के समझ पाना बहुत आसान हो जाता है फ्लो चार्ट के ज़रिए। तो ये भी उसका एक एडवांटेज है। अगला ऑप्शन कहता है कंट्रोल फ्लो कैन बी ईजिली ट्रैक्ड। आपका जो कंट्रोल फ्लो है, मतलब प्रोग्राम कैसे कैसे एक जगह से दूसरी जगह उसका कंट्रोल स्टेटमेंट ऊपर से नीचे कैसे जा रहा है, ये सारी कुछ हम इजीली समझ पाते हैं। और लास्ट ऑप्शन हमारा कह रहा है लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स फ्लो मेक्स इट क्लमजी। तो देखिए ये सी ऑप्शन है, ये भी आपका एडवांटेज है फ्लो चार्ट का। तो ऑब्वियसली हमारा जो डी है ये है करेक्ट आंसर। डी कह रहा है लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स फ्लो मेक्स इट क्लमजी। मतलब जब आपका फ्लो चार्ट बहुत बड़ा होने लगता है तो उसे मैनेज कर पाना और उसे समझ पाना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है फ्लो चार्ट का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ENIAC। ये ENIAC जो है, जो भी चीज़ है ये ENIAC, उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ENIAC है क्या। तो ENIAC एक पुराना कंप्यूटर हुआ करता था जो कि US मिलिट्री के लिए बना था। और इसे बनाया था किसने? इसे बनाया था यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने US मिलिट्री के लिए, जिससे कि वो अपने आर्टिलरीज जो गन्स होती हैं, मतलब जो मिसाइल्स होती हैं, उसको मेंटेन कर सके, मैनेज कर सके। तो ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब ENIAC के बारे में ही अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें UNIVAC के बारे में भी जानना चाहिए। तो ENIAC जिस तरह से US मिलिट्री के लिए बना था, उसी तरह UNIVAC एक कंप्यूटर बना था जो कि कमर्शियल डेटा प्रोसेसिंग के लिए था, मतलब हम लोगों के लिए था, जिससे कि वो उसका इस्तेमाल करके अपने हिसाब कर सके। इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका इस्तेमाल कमर्शियली आम लोगों द्वारा किया जाता था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट फिजिकल स्टोरेज यूनिट ऑन अ हार्ड डिस्क। ये कह रहा है कि
हार्ड डिस्क जो होती है उसमें सबसे छोटा यूनिट स्टोरेज का क्या होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक हार्ड डिस्क की फ़ोटो पे ले चलता हूँ जिससे कि समझने में आसानी होगी। देखिए ये एक हार्ड डिस्क की फ़ोटो है। हार्ड डिस्क ऐसे जनरली तो होती है ऐसी बड़ी सी है आपकी, ऐसी होती है बड़ी सी। इसमें एक सर्कल सा रहता है और एक प्लेटर रहता है। तो ये जो प्लेटर है यही है ये फिगर। अब इसमें आप देख पा रहे हैं ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं बड़े बड़े, इसको आप ट्रैक कहते हैं, जो कि हमारे ऑप्शन में भी था। इसे आप ट्रैक कहते हैं। इन्हीं ट्रैक का जो कलेक्शन होता है, अब अगर आप देख पाए नीचे यहाँ पे ये 3 प्लेटर हैं, तो ये एक ट्रैक हो गया। इसी तरह अगर हम ऐसा बना दे तो एक ये ट्रैक हो जाएगा, ऐसा एक और बना दे तो एक ट्रैक ही हो जाएगा, ऐसा बना दे तो एक ट्रैक ही हो जाएगा। तो ये जो सर्कल्स बन रहे हैं इसको हम सिलेंडर्स कहते हैं। सिलेंडर बनते हैं छोटे छोटे। अब इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि जितने ट्रैक्स होंगे उतने ही सिलेंडर होंगे। तो ये जो सर्कुलर बैंड्स होते हैं, सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल, उसको हम ट्रैक कहते हैं। और ट्रैक के ही अंदर के जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं, जैसे कि आप अगर इस एरिया शेडेड एरिया को देख पा रहे हो तो ये हमारा एक सेक्टर है। इससे हम समझ पा रहे हैं कि जो हार्ड डिस्क का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एक सेक्टर होता है। अब हमारे एग्ज़ाम में ये सेक्टर के अंदर का भी अगर पूछ ले तो वो भी हमारे लिए समझना ज़रूरी है। तो ये हमारा एक सेक्टर है। सेक्टर के फर्दर 3 पार्ट होते हैं। ये पहला पार्ट जो होता है वो सेक्टर का एड्रेस रखता है। ये दूसरा पार्ट जो होता है वो डाटा रखता है। और ये तीसरा पार्ट डेटा डिफाइन करता है या डेटा के एरर बताता है। आई होप इससे कुछ क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा ये जो सर्कुलर डिस्क होती है इसे हम प्लेटर कहते हैं। देखिए ये रहा प्लेटर। और हार्ड डिस्क में एक से ज़्यादा प्लेटर भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर के ऊपर। तो प्लेटर के ऊपर 2 बैंड्स होते हैं। तो मतलब अगर आपके 3 प्लेटर हैं तो आपके पास 6 हेड रीड एंड राइट वाले हेडर होंगे। इससे मुझे लगता है आपको समझ आया होगा हार्ड डिस्क के बारे में थोड़ा बहुत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फ्लो चार्ट बिलो इज़ मेंट फॉर कैलकुलेटिंग। अब देखिए हमने अभी फ्लो चार्ट के बारे में डिस्कस किया था और उसका क्वेश्चन आ गया। तो ये नीचे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि फ्लो चार्ट क्या कैलकुलेट कर रहा है। हमारे पास ऑप्शंस भी हैं कुछ, तो देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा इनपुट आउटपुट हो गया। सॉरी ये इनपुट आउटपुट नहीं, ये हमारा स्टार्ट और स्टॉप वाला कंट्रोल ब्लॉक हो गया। स्टार्ट स्टॉप का ब्लॉक हो गया। इसके बाद हमने इनपुट ले लिया वैल्यू, इनपुट लिया n, लेट सपोज n को मैंने 2 ले लिया। इसके बाद हमने प्रोसेस किया, उस 2 को a के अंदर हमने 2 × 2 कर लिया, मीन्स 4 हो गया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं n × n। इसके बाद हमने a की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, मतलब हमने 4 कंप्यूटर पर प्रिंट कर दिया। तो ये पूछ रहा है कि इस फ्लो चार्ट में एक्चुअल में हमने किया क्या। तो हमने किया क्या, हमने n का स्क्वायर कर दिया। आप यहाँ देख पा रहे हैं n × n मतलब होता है n का स्क्वायर। तो यही चीज़ हमने की है यहाँ। तो ये होता है फ्लो चार्ट से हम इजीली प्रोग्राम को समझ पाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच टाइप ऑफ मेमोरी साइज अफेक्ट्स विच टाइप ऑफ मेमोरी साइज अफेक्ट्स स्पीड, पावर एंड कैपेबिलिटी ऑफ CPU। ये कह रहा है कि CPU की जो स्पीड होती है और पावर होती है और उसकी काबिलियत जो होती है उसको इनमें से कौन सी चीज़ अफेक्ट करती है। तो आप देख पा रहे हैं ये भी रोम है, ये भी रोम है, ये भी रोम है, ये रैम है। रैम ही होता है जो CPU को इफेक्ट करता है। हम जानते हैं जितना ज़्यादा हमारे पास रैम होता है उतना ज़्यादा अच्छी तरह से कंप्यूटर चलता है। तो रैम होता है वो, ये है आपका करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ई रैम जो होता है वो होता है इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे आप इरेज करके फिर से एक बार, कम से कम एक बार हम इसे प्रोग्राम कर सकते हैं। इसी तरह एक PROM होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दोनों काफ़ी हद तक सेम होते हैं, उसमें भी हम एक बार फिर से प्रोग्राम कर लेते हैं मल्टीपल टाइम्स, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इसी तरह हमारे पास EEPROM होता है। ये होता है इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल होता है, सॉरी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इसमें हम डाटा को अल्ट्रा वायलेट रेज से इरेज करके वापस रीराइट कर पाते हैं रोम के अंदर। और इसी तरह हमारे पास EEPROM भी होता है जिसमें कि हम डाटा को इलेक्ट्रिकली इरेज करके वापस प्रोग्राम कर पाते हैं। इसका फुल फॉर्म भी होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये कुछ रोम के टाइप हो गए। इसी तरह SRAM का फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। SRAM का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रीड ओनली मेमोरी। और PROM का बेस्ट एग्जांपल होता है BIOS।
बायोस में जनरली हमारे पास मैन्युफैक्चरर से जो बायोस आता है वो वैसे ही सेव रहता है, बट हम लेटर ऑन उसे अपग्रेड कर पाते हैं, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं, तो उसमें थोड़े बहुत प्रोग्राम आ जाते हैं जिससे कि वो बेहतर हो जाता है। तो ये है कुछ रोम टाइप्स। और रैम जो होता है, हमारा आंसर ये था, रैम जो होता है वो हमारे कंप्यूटर के सीपीयू को इफेक्ट करता है, जितना बेहतर है उतना फास्ट कंप्यूटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर यूज्ड बाय HTTP। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा HTTP क्या होता है, और उसके बाद समझना होगा पोर्ट नंबर क्या होता है। HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। माफ़ी चाहता हूँ बुरी हैंडराइटिंग है स्पेलिंग्स के लिए। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता क्या है? ये वो प्रोटोकॉल होता है जिससे कि हम सर्वर से अपने सिस्टम या अपने फ़ोन पे वेब पेजेस को डाउनलोड करते हैं। उस प्रोटोकॉल के ज़रिए ही हमारा फ़ोन दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट होता है। और पोर्ट क्या होता है? अब जिससे मतलब हम जब सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेट कनेक्शन की, तो HTTP जो होता है वो सर्वर से कनेक्शन लेने के लिए उसको भी किसी पोर्ट में जाके कनेक्ट होना होता है। लेट सपोज आपके पास ही माउस है और ये आपका CPU है, CPU में यहाँ पे पोर्ट्स हैं। तो जब तक आप माउस को किसी एक पोर्ट में नहीं लगाएंगे, कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा, तब तक ये माउस काम नहीं करेगा। इसी तरह HTTP जब तक कि एक न्यूमेरिकल पोर्ट जो कि किसी सर्वर में है वहाँ से जाके कनेक्ट नहीं होता, तब तक कि आपका नेट कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता है, तब तक आप उस सिस्टम से वेब पेजेस डाउनलोड नहीं कर पाते। उसी को हम पोर्ट कहते हैं। तो HTTP का जो पोर्ट होता है डिफ़ॉल्ट पोर्ट, वो पोर्ट 80 होता है। इसी तरह आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि HTTPS, ये S सिक्योर के लिए होता है। ये भी एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि HTTPS में S का फुल फॉर्म क्या है? तो S का फुल फॉर्म सिक्योर है। इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है? तो इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर होता है 443। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर बिलोंग्स टू विच एप्लीकेशन कैटेगरी। तो ये पूछ रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर किस तरह का एप्लीकेशन है, वो क्या काम करता है। तो क्या वो एक मेल क्लाइंट है, क्या वो एक वेब ब्राउज़र है, क्या वो एक स्प्रेडशीट है, या क्या वो एक फोल्डर है। तो मेल क्लाइंट तो स्प्रेडशीट तो है नहीं, स्प्रेडशीट तो हम जानते हैं MS एक्सेल होता है। MS एक्सेल जो कि कंप्यूटेशन, न्यूमेरिकल वर्क, चार्ट्स बनाने के काम आता है। फोल्डर्स वो होते हैं जिसमें हम फाइल्स को स्टोर करते हैं। और मेल क्लाइंट, अगर आपने अपने फ़ोन में Gmail का ऐप देखा होगा तो वो एक मेल क्लाइंट होता है, वो मेल को रिसीव और सेंड करने में मदद करता है, उसे हम मेल क्लाइंट कहते हैं। तो हमारा आंसर बचा वेब ब्राउज़र। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है जो कि हमें वेबसाइट्स को खोलने, बंद करने, देखने में, मतलब इंटरनेट को चलाने में मदद करता है। इंटरनेट को चलाना एक्चुअल में मतलब होता है कि आप वेब पेजेस खोल रहे हो, सर्फ कर रहे हो। सर्फिंग मतलब ये होता है एक पेज खोला, दूसरा पेज खोला, तीसरा पेज खोला, उसको वेब सर्फिंग कहते हैं, जिसको कि आप वेब ब्राउज़र के ज़रिए कर पाते हो। अब वेब ब्राउज़र के दूसरे एग्जांपल क्या है? तो एप्पल में इसका एग्जांपल है सफारी, इसी तरह मोज़िला, फायरफॉक्स, इसके अलावा क्रोम जो कि सबसे प्रचलित है, और बहुत सारे और भी एप्लीकेशन होते हैं, लेकिन ये कुछ ब्राउज़र्स हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं। इसके अलावा नया माइक्रोसॉफ्ट एज भी आया था जो कि अब शायद डिसकंटिन्यू हो गया। तो ये सारे कुछ वेब ब्राउज़र के एग्जांपल्स थे जो कि आपके आगे के एग्ज़ाम में काम आ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पोर्ट इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये पूछ रहा है ये किस तरह का पोर्ट है। तो समझते हैं। दो तरह के पोर्ट होते हैं। पहले तो समझते हैं सॉकेट क्या होता है। तो सॉकेट अगर आप देखें तो ये जो आप सारा कुछ देख पा रहे हैं ये सब एक सॉकेट है, जितने भी आपने अभी देखे थे ये सॉकेट है। मतलब इसमें किसी न किसी तरह का कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, उसे हम सॉकेट कहते हैं। ये सारे कंप्यूटर के सॉकेट्स हैं। तो अगर हम अपने कंप्यूटर क्वेश्चन पे वापस आएँ तो सॉकेट समझ लिया हमने। अब बाकी सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट, तो दो तरह के पोर्ट होते हैं। पहले तो हम आंसर बता देते हैं इस क्वेश्चन का। इसका आंसर है पैरेलल पोर्ट। 25 पिन होते हैं इसमें, उसे हम पैरेलल पोर्ट कहते हैं। और सीरियल पोर्ट में 9 पिन होते हैं। अब हम समझते हैं सीरियल और पैरेलल पोर्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो जो सीरियल पोर्ट होता है, सबसे पहले हम सीरियल पोर्ट के लिए एक एग्जांपल बना लेते हैं। ये हमारा कंप्यूटर 1 है और ये हमारा कंप्यूटर 2 है। इन दोनों में एक नेटवर्क इस्टेब्लिश हो गया। अब जो डेटा है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर सीरियल पोर्ट के ज़रिए जा रहा होगा तो एक सीरियल में जाएगा, मतलब 1 बिट पर पल्स। वही अगर हमारा एक ये
CPU सिस्टम 1 है और हमारा ये सिस्टम 2 है, और अगर वो पैरेलल कनेक्शन में होगा तो उसमें मल्टीपल लाइंस होंगे कनेक्शन के। टोटल 8 बिट्स होते हैं, मतलब ये 8 बिट पर पल्स सेंड करता है। देखिए जैसे 0 1 0 0 1 0 1 0। तो इस तरह इसकी जो स्पीड होती है डेटा को ट्रांसफ़र करने की, वो सीरियल पोर्ट से कहीं ज़्यादा होती है। लेकिन सीरियल पोर्ट का एडवांटेज ये है कि ये चीप होता है, वेरेज ये एक्सपेंसिव होता है। आपको सीरियल पोर्ट का भी एक फिगर दिखा देता हूँ मैं, जिससे कि कुछ क्लियर हो जाएगा। ये एक सीरियल पोर्ट का एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। इसमें 9 पिन होती हैं और ये सारे अलग अलग पिन के काम हैं, अलग अलग तरह के जो सिग्नल्स भेजते हैं वो। रेफरेंस के लिए आप इसका फ़ोटो खींच सकते हैं, वैसे आपको गूगल पे भी ये फ़ोटो मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी वाला पार्ट बड़ा छोटा हो गया। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन अ माउस इज़ पॉइंटेड ओवर सर्टेन टेक्स्ट। जब हम माउस को किसी टेक्स्ट पे ले जाते हैं HTML पेज में, इट टर्न्स इनटू अ पाम, मतलब वो इस तरह के शेप में बन जाता है, शेप्ड इमेज। व्हाट इज़ सच टेक्स्ट कॉल्ड। मतलब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है जो हमारा जनरल माउस जो होता है, जो इस फॉर्म में होता है, वो इस तरह के शेप में कब बदलता है। तो आपने देखा होगा जब भी हम किसी हाइपर टेक्स्ट वाले लिस्ट में जाते हैं, हाइपर टेक्स्ट वाले किसी टेक्स्ट पे जाते हैं, तो ये हमारा माउस इस तरह का बन जाता है। इस तरह का इस वजह से बन जाता है कि जैसे ही हम इस लिंक पे, इस पेज पे, इस फोटो पे क्लिक करेंगे तो ये हमें एक नए वेब पेज पे रिडायरेक्ट करेगा जो कि उससे रिलेटेड होगा। आप कभी विकीपीडिया खोलेंगे तो उसमें जितने भी ब्लू कलर के टेक्स्ट होते हैं वो सारे के सारे हाइपर लिंक्ड होते हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे उस चीज़ से रिलेटेड दूसरे वेब पेज पे चले जाएंगे, उसी को हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। बाकी ऑप्शन तो इरेलीवेंट हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द नेटवर्क कनेक्टिंग सेवरल नेटवर्क्स इज कॉल्ड एज। वो नेटवर्क जो कई सारे नेटवर्क को कनेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसके लिए हम लेट सपोज हम कुछ नेटवर्क बना लेते हैं, N1 N2 N3 N4 N5। ये हमारे कुछ नेटवर्क हैं। इन सारे नेटवर्क को अगर हम एक बड़े नेटवर्क से कनेक्ट कर दें तो वो होगा नेटवर्क जो सारे नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा है, उसे हम कहते हैं इंटरनेट। इंटरनेट वो नेटवर्क है जो सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स को एक साथ कनेक्ट कर देता है, उसे हम इंटरनेट को हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहते हैं। क्षमा चाहता हूँ मैं अपनी पूरी हैंड राइटिंग के लिए। तो इंटरनेट को हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे ऑप्शन देखें तो ARPANET क्या है। ARPANEट का सबसे पहले तो हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। ARPANEट का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो कि सबसे पहले 1969 में US डिफेंस द्वारा स्टार्ट किया गया था। 1969 में US डिफेंस सिस्टम ने अपने डिफेंस के लिए ही इस नेटवर्क को स्टार्ट किया था। ARPANET को फर्स्ट नेटवर्क भी कहा जाता है दुनिया का। तो ये है। इसके बाद बी ऑप्शन जो है वो हमारा इंटरनेट के बारे में बता रहा है। तो इंटरनेट के बारे में भी समझ लेते हैं। वैसे तो हम इसी फिगर से समझ लेंगे। लेट्स सपोज ये हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक ये ऑर्गेनाइजेशन है और एक ये ऑर्गेनाइजेशन है। ये तीनों एक नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो होगा क्या, इनका जो डाटा है वो ये देख सकते हैं और इनका डाटा ये भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। मतलब ये आपस में एक दूसरे का डाटा देख सकते हैं। लेकिन ये कोई तीसरी कंपनी वाला, लेट्स सपोज ये N3 है, ये इनका डाटा नहीं देख पाएगा। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सारा वर्क फ्लो होता है, जो सारा डाटा ट्रांसफ़र होता है, उसको वो इंटरनेट के इंट्रानेट के ज़रिए होता है। अगर आप देखें स्पेलिंग में आ रही है यहाँ पे, इंट्रानेट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है, उसको कोई बाहर से एक्सेस नहीं कर पाता, उसको हम इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अगला लास्ट पार्ट है सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क वो होता है जिससे कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट कर सके ओवर द डिस्टेंस। मतलब अगर वो काफ़ी दूर होंगे उसके बावजूद भी वो एक दूसरे से बात कर पाएंगे, तो उसे हम सोशल नेटवर्क कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल अगर दें तो फेसबुक इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, इंस्टा एग्जांपल है, आपका व्हाट्सएप कुछ हद तक वो भी एक एग्जांपल है। ट्विटर को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन वो मोस्टली माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट में आती है ट्विटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ एन एडवांटेज ऑफ वेक्टर इमेज। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि वेक्टर इमेज होती क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं दो तरह की इमेज होती है। एक तो आइए मैं आपको इसे इमेज से समझाता हूँ, वो ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो देखिए दो तरह की इमेज होती है, एक होती है रैस्टर इमेज और एक होती है वेक्टर इमेज। अब रैस्टर और वेक्टर इमेज में डिफरेंस ये होता है कि रैस्टर इमेज जो होती है वो पिक्सल से बनी होती है, वेरएज़ जो वेक्टर इमेज होती है वो डॉट्स और लाइन से बनी होती है। तो इससे डिफरेंस ये आता है कि जब हम रैस्टर इमेज को जूम करते हैं तो उसके पिक्सल्स बड़े होते हैं और वो फटने लगते हैं, मतलब इमेज ब्लरी नज़र आती है। वेरएज़ जब आप वेक्टर इमेज को जूम करते हैं तो डॉट्स और लाइंस जो है वो जो जूम होने की वजह से जो स्ट्रेच हो रहा है उसमें इंसर्ट हो जाते हैं, जिससे कि आपकी फ़ोटो की जो क्वालिटी है वो इंटैक्ट रहती है। ये ट्रक्स और बड़े बड़े जो बिलबोर्ड है उसमें हमें वेक्टर इमेज की ज़रूरत होती है। मेरे जब आप कोई फ़ोटो खींचते हैं तो वहाँ पे हमें रैस्टर इमेज की ज़रूरत होती है, जहाँ पे पिक्सल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये डिफरेंस होता है रैस्टर और वेक्टर इमेज में। रैस्टर इमेज पिक्सल से बनती है और वेक्टर इमेज जो होती है वो डॉट्स और लाइंस से बनती है। तो ऐसे होता क्या है, जैसे जैसे आपकी फ़ोटो बड़ी होती है एडिशनल डॉट्स बनते चले जाते हैं, तो फ़ोटो की क्वालिटी चाहे आप जितनी बड़ी करें या छोटी करें सेम रहती है। तो अपने ऑप्शंस पे आ जाते हैं। तो वेक्टर कलर वैल्यूज़ एंड रेजोल्यूशन रिमेन्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड अंडर स्केलिंग और डी स्केलिंग। तो यही हमारा ऑप्शन है। वेक्टर जो कलर होते हैं, इसे अगर आप हिंदी में देख पाए तो स्केलिंग या डी स्केलिंग के तहत वेक्टर कलर वैल्यू और रेजोल्यूशन अबाधित रहता है। मतलब चाहे आप बड़ी करें फ़ोटो को या छोटी करें, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेती है। बड़ी करने पे उसमें डॉट्स बढ़ जाते हैं जिससे कि फ़ोटो वैसी ही शार्प रहती है, और छोटी करने से डॉट्स घट जाते हैं। वेक्टर इमेज का एक फ़ायदा ये भी है कि ये कम साइज़ की फ़ोटोज़ होती है और रैस्टर इमेज बड़ी साइज़ की होती है क्योंकि उसमें पिक्सल का इस्तेमाल होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 बाइट इज़ इक्वल टू, तो ये पूछ रहा है 1 बाइट में कितना स्टोरेज होता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। और बिट क्या होता है, बिट जो होता है वो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन को कहते हैं। 0 होता है ऑफ, 1 होता है और। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो आता है वो होता है 1 निबल इक्वल्स टू डैश बिट। तो एक निबल में 4 बिट होते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर आ जाता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ रेजिडेट 32? REGEDT 32 क्या है? तो ऑप्शंस देखते हैं। एन इंटरनल डेटाबेस ऑफ द विंडोज़ 32 ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कह रहा है कि ये एक इंटरनल डेटाबेस है क्या। बी ऑप्शन कह रहा है अ डॉस कमांड रिलेटेड टू रजिस्ट्री ऑप्शंस, ये कह रहा है एक कमांड है जिससे कि रजिस्ट्री ऑप्शन को हम एक्सेस कर सकते हैं। अ वेब सर्विस टू एडिट द रजिस्ट्री वैल्यू ऑफ वेब सर्वर, या फिर अ टूल दैट इज़ यूज टू व्यू एंड मॉडिफाई विंडोज़ रजिस्ट्री। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर डी होगा। ये वो टूल है जिससे कि आप व्यू और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्षमा चाहता हूँ मैं, इसका ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर बी होगा। ये एक डॉस कमांड है जिससे कि आप रजिस्ट्री खोल सकते हैं। जैसे कि आप इसे टाइप करेंगे और एंटर मारेंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ लेटेस्ट विंडोज़ 10 में इसका कैसे यूजेज होता है। तो देयर आर 2 वेज टू ओपन रजिस्ट्री एडिटर इन विंडोज़ 10। एक तो आप सर्च बॉक्स में जाके टाइप करेंगे रेजिडेट, तो आपको रजिस्ट्री एडिटर खुल जाएगा आपका। दूसरा तरीका, आप स्टार्ट पे जाके रन पे जाके रेजिडेट टाइप करेंगे तो भी आपका रजिस्ट्री एडिटर खुल जाएगा। तो ये बेसिकली रजिस्ट्री एडिटर जो होता है आपका सिस्टम में, उसको खोलने के काम आता है। तो आज हम अपना आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट शुड बी एंटर्ड इन द रन कमांड इन ऑर्डर टू ओपन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। तो ये जो रन का डायलॉग बॉक्स आता है इसमें आप क्या टाइप करेंगे, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल जाएगा। तो इसमें आप टाइप करेंगे विन वर्ड, मतलब कि ऑप्शन डी, जिससे कि आप अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल पाएंगे। अगर आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं होगा तो ये फिर वर्ड पैड को खोल देता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे समझ आए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन बचे हैं जिसे हम अपने अगले पार्ट में कवर करेंगे, और साथ ही में मैं किसी और एग्ज़ाम के कंप्यूटर के क्वेश्चंस को ले आऊँगा जिससे कि आपको आपके आगे के CCC या O लेवल के इक्विवेलेंट कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं उसे सॉल्व करने में आसानी हो। देखने के लिए धन्यवाद।